नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। टोनी रॉबिन्स की मशहूर किताब अवेकन द जायंट विदिन के कुछ खास आइडियाज पर। हाँ, ये किताब वाकई कमाल की है। बिल्कुल। और इसका जो मूल विचार है वो बड़ा पावरफुल है कि हर इंसान के अंदर एक बहुत बड़ी शक्ति, एक विशालकाय, कह सकते हैं, दानव सोया हुआ है। और प्रॉब्लम हमारी काबिलियत में नहीं है, दिक्कत ये है कि हम उस शक्ति को जगाना नहीं जानते। सही बात है। अक्सर हम बहाने बनाते हैं, है ना? मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, हालात सही नहीं है, ये वो वगैरह वगैरह। बिल्कुल याम बात है। तो आज हमारी इस चर्चा का मिशन यही है, इन आइडियाज की गहराई में उतरना और ये समझना कि अपने अंदर की इस शक्ति को, इस जायंट को जगाया कैसे जाए, कैसे अपनी जिंदगी का कंट्रोल सही मायनों में अपने हाथ में लिया जाए। और यहीं से असली बात शुरू होती है। स्रोत यही कहता है कि जिंदगी में जो बड़ा बदलाव आता है ना, वो साधनों से उतना नहीं आता। अच्छा। जितना हमारे फैसलों से आता है। अच्छा। हमारे डिसीजन से। जिंदगी असल में उसी पल बदलनी शुरू होती है जब कोई इंसान एक नया, एक पक्का और एक सच्चा फैसला लेता है। क्योंकि यही फैसले फिर हमारे आगे की पूरी दिशा तय कर देते हैं। हाँ, ये सोचने वाली बात है कि ऐसे छोटे छोटे लगने वाले फैसले भी पूरी जिंदगी का रुख मोड़ सकते हैं। बिल्कुल। जैसे मान लीजिए ये तय करना कि आज से कोई नई स्किल सीखेंगे। हाँ। या किसी टॉक्सिक रिश्ते से बाहर निकलेंगे। सही। या फिर अपनी सेहत को लेके सीरियस हो जाएंगे। किताब में कहा गया है, असली ताकत फैसले लेने की ताकत है। बिल्कुल सही। शायद यही उस अंदर के दानव को, उस शक्ति को जगाने का पहला सबसे जरूरी कदम है। आपने एकदम सही पकड़ा। ये फैसलों की ताकत ही नींव है। लेकिन सवाल ये है कि इन फैसलों को मजबूती कहाँ से मिलती है? इनका आधार क्या है? वो हमारी मान्यताएं, हमारे बिलीव्स, हमारा यकीन। मान्यताएं। हाँ, ये ऐसी अदृश्य डोरियां हैं जो या तो हमें आगे बढ़ने से रोक देती हैं, या फिर हमें उड़ान भरने की, आगे बढ़ने की हिम्मत देती हैं। मतलब अगर कोई मन ही मन ये मानकर बैठ जाए कि मैं तो कभी कामयाब हो ही नहीं सकता, तो फिर चाहे उसमें कितनी भी काबिलियत क्यों ना हो, वो कोशिश ही नहीं करेगा। बिल्कुल सटीक का, वो कोशिश करने से पहले ही हार मान लेगा। ये मान्यताएं हमारी जिंदगी की दिशा तय करने वाले कंपास की तरह, जीपीएस की तरह। अच्छा। ये हमें बताती हैं कि हमारे लिए क्या मुमकिन है और क्या नामुमकिन। पर ये बनती कैसे हैं? ये मान्यताएं आती कहाँ से हैं? अच्छा सवाल है। टोनी रॉबिन्स के अनुसार ये अक्सर बहुत तीव्र भावनाओं, इंटेंस इमोशंस, और बार बार दोहराए गए अनुभवों से बनती हैं। जब किसी अनुभव के साथ कोई बहुत गहरी, बहुत तीव्र भावना जुड़ जाती है, हाँ? तो वो धीरे धीरे हमारा पक्का यकीन, हमारी मान्यता बन जाती है। तो इमोशंस का बड़ा रोल है इसमें। बहुत बड़ा। इसीलिए अपनी भावनाओं को समझना और उन्हें नियंत्रित करना सीखना इतना जरूरी हो जाता है। लेकिन यहाँ मेरे ख्याल से सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये मान्यताएं पत्थर की लकीर नहीं है। बिल्कुल नहीं। इन्हें बदला जा सकता है। बदल सकते हैं, है ना? जैसे हम कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं, वैसे ही अपने इस दिमागी यकीन सिस्टम को भी अपडेट कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। और इसका एक तरीका भी बताया गया है, एक प्रोसेस है। क्या है वो? देखिए, पहला कदम है अपनी उस पुरानी, सीमित करने वाली लिमिटिंग बिलीफ को पहचानना। हाँ। जैसे मान लीजिए कोई सोचता है मुझ में आत्मविश्वास की कमी है, या मैं पब्लिक में बोल नहीं सकता। ठीक है। दूसरा कदम उसे चुनौती देना, चैलेंज करना। हाँ। खुद से पूछना कि क्या ये वाकई सच है, क्या इसका कोई ठोस सबूत है, या ये बस कुछ पुराने डर या शायद एक दो बुरे अनुभवों का नतीजा है। उसको लॉजिकली देखना। हाँ। और तीसरा कदम है एक नई, ताकत देने वाली एम्पावरिंग मान्यता चुनना। जैसे मैं लगातार सीख रहा हूं और अभ्यास से आत्मविश्वास हासिल कर सकता हूं। ओके। या मैं हर मौके के साथ बेहतर होता जा रहा हूं। और चौथा, जो शायद सबसे जरूरी है, वो क्या? इस नई मान्यता को सिर्फ सोचना नहीं, बल्कि उसे रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस करना, विजुअलाइज करना, उसे दोहराना, ताकि वो सिर्फ एक दिमागी ख्याल ना रहे, बल्कि हमारे एहसास और हमारे व्यवहार का हिस्सा बन जाए। यानी उसे सिर्फ जानना नहीं, बल्कि उसे जीना। एग्जैक्टली। मुझे एक एथलीट का उदाहरण याद आ रहा है, शायद कहीं पढ़ा था, जिसने अपनी ये वाली सोच कि मैं कभी जीत नहीं सकता को बदला। हाँ। इस सोच में कि मैं हर कोशिश से बेहतर हो रहा हूँ और मैं जीत सकता हूँ। हाँ। और फिर उसने वाकई नेशनल लेवल पर जीत हासिल की। वाह, ये बिल्कुल सही उदाहरण है। ये दिखाता है कि असली बदलाव सोच बदलने से, मान्यताएं बदलने से शुरू होता है। सही कहा। चेंज योर बिलीफ, चेंज योर लाइफ।
ये उस सोए हुए दानव को जगाने की दिशा में एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण कदम है। और मान्यताओं के साथ ही एक और चीज जुड़ी है, वो है अपने स्टैंडर्ड्स ऊंचे करना। अपने स्टैंडर्ड्स ऊंचे करना, इसका क्या मतलब हुआ? थोड़ा और समझाएंगे? हाँ बिल्कुल, इसका मतलब है कि हम अपनी जिंदगी के अलग अलग एरिया में, चाहे वो हमारी सेहत हो, हमारे रिश्ते हों, हमारा काम हो, हम किस लेवल की क्वालिटी को एक्सेप्ट करने को तैयार हैं, किस स्तर से हम समझौता कर लेते हैं। अच्छा। अगर हम औसत दर्जे को, एवरेज को स्वीकार कर लेते हैं, चलता है वाला एटीट्यूड रखते हैं, हाँ अक्सर होता है ऐसा, तो नतीजे भी फिर औसत ही मिलते हैं। जिंदगी एक सीमित दायरे में बंद कर रह जाती है। बात तो सही है। लेकिन जिस पल, जिस दिन कोई इंसान ये फैसला करता है कि बस अब बहुत हुआ, मैं अब साधारण या औसत से समझौता नहीं करूंगा, मेरा स्टैंडर्ड, मेरा मानक अब से उत्कृष्टता है, एक्सीलेंस है, उसी पल वो अंदर की शक्ति, वो दानव गाड़ना शुरू कर देता है। ये सिर्फ एक इच्छा नहीं है, ये अपने लिए एक नया ऊंचा स्टैंडर्ड सेट करने का एक पक्का फैसला है। और ये स्टैंडर्ड सिर्फ बाहरी चीजों के लिए नहीं है शायद, मतलब हमारी अंदरूनी दुनिया, हमारी भावनाओं के लिए भी। स्रोत में भावनाओं के मैनेजमेंट पर भी काफी जोर दिया गया है ना? हाँ बहुत ज्यादा, क्योंकि टोनी रॉबिन्स का एक बड़ा सिद्धांत है कि जीवन की असली क्वालिटी वो इस बात से तय नहीं होती कि हमारे पास क्या क्या है, कितना पैसा, कितना बड़ा घर वगैरह। अच्छा, तो किस बात से होती है? वो इस बात से तय होती है कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस कैसा करते हैं, हमारी इमोशनल क्वालिटी कैसी है। ये तो बड़ी गहरी बात है। सोचिए, कोई इंसान जिसके पास दुनिया की सारी दौलत हो, लेकिन वो रोज चिंता, डर, फ्रस्ट्रेशन या गुस्से में जीता हो, हाँ। क्या उसे वाकई खुश या सफल कहा जा सकता है? शायद नहीं। सही बात। वहीं दूसरी तरफ हो सकता है किसी के पास साधन कम हो, लेकिन अगर वो ज्यादातर समय कृतज्ञता, प्रेम, उत्साह, खुशी जैसी भावनाएं महसूस करता है, तो उसका जीवन कहीं ज्यादा अमीर, कहीं ज्यादा समृद्ध है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर सकते हैं? अक्सर ऐसा लगता है कि भावनाएं तो बस आ जाती हैं सिचुएशन के हिसाब से, उन पर हमारा बस कहाँ चलता है। यहीं पर टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि भावनाओं को साधना, उन्हें मैनेज करना एक स्किल है, एक कला है। स्किल मतलब इसे सीखा जा सकता है? आप बिल्कुल सीखा जा सकता है। और उनका कहना है कि हमारी भावनाएं मुख्य रूप से दो चीजों पर निर्भर करती हैं। कौन सी दो चीजें? पहला, हमारा फोकस, यानी हम उस पल अपना ध्यान किस चीज पर लगा रहे हैं। फोकस, ठीक है। और दूसरा, हम उस स्थिति का मतलब क्या निकाल रहे हैं, उसे क्या मीनिंग दे रहे हैं। फोकस और मीनिंग, कोई उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, मान लीजिए किसी को कोई आलोचना मिलती है, कोई क्रिटिसिज्म। ओके। अब एक व्यक्ति का फोकस इस बात पर जा सकता है कि मुझ में कमी निकाली गई, मैं शायद काफी अच्छा नहीं हूं, और वो इसका मतलब निकालेगा कि मैं फेल हो गया या मैं बेकार हूं। नतीजा, वो दुखी, निराश या गुस्सा महसूस करेगा। ये तो होता है। लेकिन दूसरा व्यक्ति उसी आलोचना को सुनकर अपना फोकस इस पर रख सकता है कि मुझे एक फीडबैक मिला है, और वो इसका मतलब निकाल सकता है कि ये मेरे लिए बेहतर बनने का एक मौका है। अच्छा। नतीजा, वो शायद मोटिवेटेड महसूस करे या कम से कम दुखी तो नहीं होगा। स्थिति वही है, आलोचना वही है, हाँ। पर फोकस और मीनिंग बदलने से भावना पूरी तरह बदल गई। वाह, ये बात तो गौर करने वाली है कि जहाँ फोकस जाता है वहीं एनर्जी जाती है। बिल्कुल। हाँ, या तो प्रॉब्लम्स पर फोकस कर सकते हैं या फिर सॉल्यूशंस पर। एग्जैक्टली। और दूसरी बात, हमारी शारीरिक अवस्था, हमारी बॉडी लैंग्वेज का भी हमारी भावनाओं से गहरा नाता है। हाँ, ये भी सुना है। बिल्कुल, इसे स्टेट मैनेजमेंट या अवस्था प्रबंधन कहा गया है। हमारी शारीरिक मुद्रा, यानी हम कैसे बैठते हैं, कैसे खड़े होते हैं, हमारी सांस लेने का तरीका, हमारे चेहरे के भाव, ये सब हमारी मानसिक और भावनात्मक स्थिति को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। कैसे? सोचिए, कोई व्यक्ति जिसके कंधे झुके हुए हो, सांसें छोटी छोटी चल रही हो, चेहरा लटका हुआ हो, क्या वो इंसान उत्साहित या ऊर्जावान महसूस कर सकता है? नहीं कर सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति अपनी बॉडी लैंग्वेज बदलता है, तन कर सीधा खड़ा होता है, कंधे पीछे करता है, गहरी सांस लेता है, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाता है, हाँ, उसकी अंदरूनी अवस्था, उसका स्टेट बदलने लगता है। वो ज्यादा कॉन्फिडेंट, ज्यादा पॉजिटिव महसूस करने लगता है। शरीर की स्थिति बदलकर मन की स्थिति बदली जा सकती है। ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सिर्फ भावनाओं के शिकार नहीं हैं, हम पैसिव नहीं हैं, बल्कि हम उन्हें होशपूर्वक, कॉन्शियसली पैदा करना भी सीख सकते हैं, चुन सकते हैं कि हमें कैसा महसूस करना है। हाँ बिल्कुल,
कृतज्ञता, आत्मविश्वास, खुशी, उत्साह, ये सब भावनाएं हम अभ्यास से, प्रैक्टिस से पैदा करना सीख सकते हैं। ये सीखना कि किसी भी पल अपनी मर्जी से अपनी अवस्था कैसे बदलनी है, ये असल में भावनाओं का मास्टर बनना है। वाह! और जब हम अपनी भावनाओं और अवस्था को संभालना सीख जाते हैं तो जाहिर है हम ज्यादा बेहतर, ज्यादा स्पष्ट और ज्यादा ताकतवर फैसले ले पाते हैं। और फैसले, फिर से वहीं आ गए हम। फैसले ही तो सब कुछ बदलते हैं। टोनी रॉबिन्स का वो मशहूर कोट है ना, इट इज इन योर मोमेंट्स ऑफ डिसीजन दैट योर डेस्टिनी इज शेप्ड। यानी आपके फैसलों के क्षणों में ही आपकी किस्मत, आपका भविष्य आकार लेता है। बिल्कुल, और ये रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसलों पर भी लागू होता है। लेकिन यहाँ फैसले का मतलब समझना जरूरी है। क्या मतलब? टोनी रॉबिन्स के अनुसार सच्चा फैसला वो नहीं जो सिर्फ एक इच्छा या एक प्राथमिकता हो। जैसे हाँ, मुझे रोज कसरत करनी चाहिए, ये एक इच्छा हो सकती है। सच्चा फैसला वो है जब आप किसी एक रास्ते को चुनते हैं और बाकी सारे विकल्पों को, बाकी सारे पॉसिबिलिटीज को पूरी तरह से काट देते हैं। नो लुकिंग बैक। अच्छा, मतलब पूरी तरह कमिटमेंट। हाँ, जैसे ये कहना कि मैं कल से रोज सुबह 6 बजे उठकर 30 मिनट कसरत करूंगा, चाहे बारिश हो, चाहे मन ना करे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये एक सच्चा फैसला है क्योंकि इसमें आपने ना करने के विकल्प को काट दिया है। समझ गई। तो फैसले के बाद आती है प्रतिबद्धता, यानी कमिटमेंट। बिल्कुल। यानी अपने फैसले पर टिके रहना, चाहे मुश्किलें आए, चाहे बाधाएं आए। सही कहा। और फिर आता है अगला कदम, मैसिव एक्शन, ठोस कदम उठाना। ठोस कदम। सिर्फ फैसला और प्रतिबद्धता काफी नहीं है। आते हैं एक्शन से। और यहाँ सिर्फ छोटे मोटे एक्शन की बात नहीं हो रही। जब कोई बड़ा बदलाव लाना हो तो मैसिव एक्शन, यानी बड़े पैमाने पर लगातार कार्रवाई करनी पड़ती है। बड़े पैमाने पर? हाँ, ये एक तरह की गति, एक मोमेंटम पैदा करता है जो आपको आगे धकेलता है। जैसे अगर किसी को अपनी सेहत में बड़ा सुधार लाना है, हाँ, तो सिर्फ एक दिन सलाद खा लेना या एक दिन जॉगिंग कर लेना काफी नहीं है। सही बात है। मैसिव एक्शन का मतलब होगा एक पूरी योजना बनाना। क्या खाना है, कब खाना है, कब एक्सरसाइज करनी है, कितनी करनी है। शायद किसी कोच या दोस्त को अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट करना, यानी एक जवाबदेही सिस्टम बनाना। ये सब ठोस कदम या मैसिव एक्शन के हिस्से हैं। ये मोमेंटम बनाते हैं। लेकिन एक सवाल है, क्या इसका मतलब ये है कि एक बार फैसला ले लिया और एक्शन शुरू कर दिया तो बस उसी पर अड़े रहना है, चाहे वो तरीका काम कर रहा हो या ना कर रहा हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर लचीलेपन यानी फ्लेक्सिबिलिटी की भूमिका आती है। फ्लेक्सिबिलिटी? हाँ, आपको अपने लक्ष्य के प्रति, अपने फैसले के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध रहना है। लेकिन उस लक्ष्य तक पहुंचने का जो तरीका है, जो रणनीति है, उसमें लचीला होना जरूरी है। अच्छा। अगर कोई एक तरीका काम नहीं कर रहा तो रुक कर देखना है, सीखना है और फिर रणनीति बदलनी है। तरीका बदलो, अप्रोच बदलो, पर अपना अंतिम लक्ष्य, अपना फैसला मत बदलो। इसका कोई उदाहरण? सबसे क्लासिक उदाहरण थॉमस एडिसन का है। हाँ, बल्ब बनाने वाला। बिल्कुल। कहा जाता है उन्होंने बल्ब बनाने के लिए हजारों प्रयोग किए, हजारों तरीके आजमाए, जो फेल हुए। उन्होंने हर बार अपनी रणनीति बदली, अपना तरीका बदला, लेकिन उनका लक्ष्य, एक काम करने वाला लाइट बल्ब बनाना, वो नहीं बदला। वो उस पर प्रतिबद्ध रहे। यही सफल लोगों की पहचान होती है। वो अपने लक्ष्य पर टिके रहते हैं, पर रास्ते बदलने से हिचकिचाते नहीं। तो फॉर्मूला ये हुआ, फैसला लो, पूरी तरह प्रतिबद्ध रहो, मैसिव एक्शन लो और जरूरत पड़ने पर अपना तरीका बदलने के लिए तैयार रहो। बिल्कुल सही। स्टे कमिटेड टू योर डिसीजंस बट फ्लेक्सिबल इन योर अप्रोच। ये सब सुनने में बहुत पावरफुल लग रहा है। फैसले, मान्यताएं, भावनाएं, एक्शन, स्टैंडर्ड्स, लेकिन इन सब को एक साथ लाने वाली या शायद इन सब के पीछे काम करने वाली एक और गहरी चीज है जिसके बारे में स्रोत बात करता है। वो है हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी। हाँ, ये शायद सबसे शक्तिशाली कॉन्सेप्ट है पूरी किताब का। जी। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि इंसान की सबसे गहरी मनोवैज्ञानिक जरूरत होती है अपनी पहचान के अनुरूप बने रहने की। अपनी पहचान के अनुरूप बने रहना मतलब हम अंदर ही अंदर जो मानते हैं कि मैं कौन हूँ, हम अनजाने में ही वैसा व्यवहार करने लगते हैं ताकि हमारे काम हमारी पहचान से मेल खाएं। अच्छा, कैसे? जैसे अगर कोई व्यक्ति मनी मन खुद को एक आलसी इंसान मानता है, तो चाहे वो कितना भी चाहे, वो बार बार टालम टोल करेगा, काम को टालेगा, क्योंकि उसका व्यवहार उसकी आलसी पहचान के साथ मेल खा रहा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी पहचान बना ले कि मैं एक अनुशासित और प्रोडक्टिव इंसान हूं, तो उसका व्यवहार अपने आप उस पहचान के साथ जुड़ने लगेगा।
वो ज्यादा अनुशासन दिखाएगा, ज्यादा काम करेगा। तो ये पहचान एक तरह से हमारी जिंदगी का फिल्टर बन जाती है। बिल्कुल, ये तय करती है कि हम क्या जानकारी लेंगे, क्या छोड़ देंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे। ये हमारी मान्यताओं, हमारे मूल्यों, हमारे पिछले अनुभवों का एक निचोड़ होती है। तो क्या हम अपनी पहचान भी बदल सकते हैं? ये तो बहुत गहरी चीज लगती है, ऐसा लगता है कि ये तो बस होती है। हाँ, ये गहरी है, लेकिन स्रोत कहता है कि इसे भी बदला जा सकता है, ये फिक्स नहीं है। कैसे? तरीका काफी हद तक मान्यताओं को बदलने जैसा ही है। पहला, अपनी मौजूदा पहचान के उन पहलुओं को पहचानें जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, जैसे मैं शर्मीला हूं या मैं मैथ्स में कमजोर हूं। ठीक है। दूसरा, उन्हें चुनौती दें। पूछें, क्या ये वाकई मैं हूं या ये बस एक लेबल है जो मैंने या किसी और ने मुझे दे दिया है? क्या ये बदला नहीं जा सकता? तीसरा, एक नई, ज्यादा सशक्त पहचान चुनें, होशपूर्वक, जैसे मैं एक सीखने वाला हूं, या मैं चुनौतियों का सामना करने वाला हूं, या मैं एक समाधान खोजने वाला हूं। चुनना है। हाँ, चुनना है। और चौथा और सबसे जरूरी, अपने कामों से, अपने एक्शन से उस नई पहचान को रोज मजबूत करें, उसे साबित करें। जब आप बार बार वैसा व्यवहार करेंगे जैसी आपकी नई चुनी हुई पहचान है, तो धीरे धीरे वो आपकी असलियत बन जाएगी। आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेगा। When you change your identity, you change your life permanently. ऐसा कुछ कहा गया है। बिल्कुल, क्योंकि जब पहचान बदलती है तो बदलाव सिर्फ सतही नहीं रहता, वो गहरा और टिकाऊ हो जाता है। इसका वो क्लासिक उदाहरण है ना, धूम्रपान छोड़ने वालों का। हाँ, बताइए। जो व्यक्ति कहता है मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, उसकी पहचान अभी भी एक स्मोकर की है जो कोशिश कर रहा है। सही। लेकिन जो व्यक्ति कहता है मैं अब स्मोकिंग नहीं करता या मैं एक नॉन स्मोकर हूँ, उसने अपनी पहचान बदल ली है। Exactly. और उसके सफल होने की संभावना कहीं ज्यादा होती है। बिल्कुल। और ये सिद्धांत जिंदगी के हर क्षेत्र में लागू होता है, चाहे वो सेहत हो, करियर हो, रिश्ते हो, सीखना हो। ये वाकई बहुत पावरफुल है। और पहचान बदलने की इस प्रक्रिया में और जीवन में वैसे भी एक और शक्तिशाली औजार है जिसका जिक्र करना जरूरी है। कौन सा? वो है सवाल पूछने की शक्ति, द पावर ऑफ क्वेश्चंस। सवाल कैसे मदद करते हैं? वो तो बस जानकारी लेने के लिए होते हैं ना? नहीं, सवाल उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि सवाल हमारी चेतना के लेजर की तरह हैं, लेजर ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस। चेतना के लेजर? हाँ, मतलब हम जिस तरह के सवाल खुद से पूछते हैं, हमारा ध्यान उसी दिशा में चला जाता है। अच्छा। और हमारा दिमाग उन सवालों के जवाब ढूंढने में लग जाता है। हाँ। और जैसे जवाब मिलते हैं वैसी ही हमारी भावनाएं बनती हैं और वैसे ही हम एक्शन लेते हैं। ये कैसे काम करता है? देखिए, अगर कोई मुश्किल आने पर हम खुद से नकारात्मक सवाल पूछते हैं, जैसे हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, या मैं इतना बदनसीब क्यों हूँ। हाँ, लोग पूछते अक्सर। तो हमारा दिमाग क्या करेगा? वो ऐसे ही लाचारी वाले नेगेटिव जवाब ढूंढ कर लाएगा और हम और ज्यादा बुरा महसूस करेंगे। बात तो सही है। लेकिन अगर उसी मुश्किल स्थिति में हम खुद से ताकत देने वाले एम्पावरिंग सवाल पूछें, जैसे इस स्थिति में क्या अच्छा है, शायद कुछ भी नहीं, पर पूछने से फोकस बदलता है, या मैं इससे क्या सीख सकता हूँ, या इस प्रॉब्लम का हल क्या हो सकता है, या इसे बेहतर बनाने के लिए मैं अभी क्या कर सकता हूँ। अच्छा, तो क्या होगा? हमारा दिमाग अब समाधान ढूंढने में लग जाएगा, संभावनाओं की तरफ देखेगा। इससे हमारी भावनाएं बदलेंगी, हम ज्यादा रिसोर्सफुल महसूस करेंगे और सही एक्शन लेने की संभावना बढ़ जाएगी। तो मतलब हमें अपने जो डिफॉल्ट सवाल हैं, जो आदत बन गए हैं, उन्हें बदलकर बेहतर सवाल पूछने की आदत डालनी चाहिए। खासकर वो सवाल जो हम मुश्किल में या सुबह उठते ही खुद से पूछते हैं। सुबह के सवाल जैसे? हाँ, जैसे टोनी रॉबिन्स मॉर्निंग पावर क्वेश्चंस की बात करते हैं। सुबह उठकर खुद से पूछना, आज मैं किस बात के लिए खुश हूँ, आज मैं किस बात के लिए उत्साहित हूँ, किन लोगों से मैं प्यार करता हूँ और कौन मुझसे प्यार करते हैं, आज मैं किस बात के लिए सबसे ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। वाह, ये तो दिन की शुरुआत ही बदल देंगे। हाँ, ये सवाल तुरंत हमारा फोकस अच्छी चीजों पर ले जाते हैं, हमारी अवस्था, हमारा स्टेट बदल देते हैं। तो सिर्फ सवाल पूछना ही काफी है? सवाल पूछना पहला कदम है, फिर उन जवाबों पर ध्यान देना, उन्हें महसूस करना और अगर एक्शन की जरूरत है तो एक्शन लेना। इससे हमारी पहचान भी मजबूत होती है कि मैं एक समाधान ढूंढने वाला हूँ या मैं एक कृतज्ञ व्यक्ति हूँ। Ask better questions, get better answers. Better answers lead to a better life. Exactly. यही है सवालों की शक्ति। ये सारे सिद्धांत, फैसले, मान्यताएं, मानक, भावनाएं, पहचान, सवाल, ये सब मिलकर एक पूरा फ्रेमवर्क बनाते हैं। लेकिन एक चीज है जो अक्सर होती है,
हम जानते हैं कि क्या सही है पर करते नहीं। जैसे पता है एक्सरसाइज करनी चाहिए पर करते नहीं, पता है ये खाना ठीक नहीं पर खा लेते हैं। ये क्यों होता है? हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब टोनी रॉबिन्स देते हैं कंडीशनिंग के कॉन्सेप्ट से। कंडीशनिंग? हाँ, उनका एक और मशहूर कथन है, वी डोंट गेट व्हाट वी वांट, वी गेट व्हाट वी आर कंडीशन्ड टू। मतलब हमें जिंदगी में वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, बल्कि वो मिलता है जिसके लिए हम कंडीशन हो चुके हैं, जिसकी हमें आदत पड़ चुकी है। आदत, हैबिट्स। हाँ। हमारे दिमाग में कुछ चीजों के साथ दर्द, पेन और कुछ चीजों के साथ आनंद, प्लेजर जुड़ जाता है। न्यूरो एसोसिएशन बन जाते हैं। दर्द और आनंद? हाँ, दिमाग का मूल काम है हमें दर्द से बचाना और आनंद की तरफ ले जाना। समस्या तब होती है जब हमारे दिमाग ने गलत चीजों को आनंद से जोड़ लिया होता है। जैसे जंक फूड खाने से मिलने वाला फौरी मजा, या टाल मटोल करने से मिलने वाली टेम्पररी राहत। और सही चीजों को दर्द से जोड़ लिया होता है, जैसे एक्सरसाइज करने में होने वाली मेहनत या मुश्किल बातचीत करने का डर। तो हमारी कंडीशनिंग हमें गलत दिशा में ले जाती है, भले ही हम जानते हो कि सही क्या है। बिल्कुल। और यहीं पे NAC यानी न्यूरो एसोसिएटिव कंडीशनिंग की तकनीक काम आती है। NAC ये क्या है? ये दिमाग को दोबारा तार करने, रीवायर करने का एक तरीका है, उन गलत पेन प्लेजर एसोसिएशन को तोड़ने का। कैसे? इसके कुछ स्टेप्स हैं। पहला, उस पैटर्न या आदत को पहचानना जिसे आप बदलना चाहते हैं। दूसरा, उस पुराने पैटर्न के साथ जबरदस्त दर्द जोड़ना, मतलब सोचना कि अगर ये आदत चलती रही तो भविष्य में कितना नुकसान होगा, कितनी पीड़ा होगी, उसे इंटेंसली महसूस करना। अच्छा। तीसरा, एक नए बेहतर पैटर्न या आदत के साथ जबरदस्त आनंद जोड़ना, सोचना कि इसे अपनाने से कितने फायदे होंगे, कितनी खुशी मिलेगी, उसे भी विजुअलाइज करना और महसूस करना। ठीक है। पेन और प्लेजर को रियलाइन करना। हाँ। चौथा, पुराने पैटर्न को इंटरप्ट करना, जब भी वो आदत सिर उठाए उसे किसी एकदम अलग एक्शन से तोड़ देना। और पांचवा, नए पैटर्न को बार बार दोहराकर उसमें इमोशन डालकर उसे कंडीशन करना ताकि वो नई आदत बन जाए। ये तो काफी साइंटिफिक लग रहा है। हाँ, ये न्यूरोसाइंस पर आधारित है। इसका सही तरीके से इस्तेमाल करके किसी भी आदत को, किसी भी कंडीशनिंग को बदला जा सकता है, ताकि जिंदगी को पुराने पैटर्न नहीं बल्कि हमारे नए सचेत विकल्प चलाएं। ये बहुत महत्वपूर्ण है और शायद यही बात पैसे के मामले में भी लागू होती है। स्रोत में फाइनेंशियल मास्टरी का भी जिक्र है। हाँ बिल्कुल, पैसा भी अक्सर हमारी कंडीशनिंग और मान्यताओं का ही नतीजा होता है। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि मनी इज नथिंग मोर देन अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर डिसीजंस एंड योर कंडीशनिंग अराउंड इट। पैसा हमारे फैसलों का आईना है। हाँ, अगर पैसे को लेकर हमारी मान्यताएं नेगेटिव हैं, जैसे पैसा सारी बुराई की जड़ है, या अमीर लोग बुरे होते हैं, या मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, तो हम अनजाने में ही ऐसे काम करेंगे जो हमें पैसे से दूर रखेंगे। हमारी कंडीशनिंग वैसी होगी। तो क्या करना चाहिए? पहला कदम है पैसे को लेकर अपनी मान्यताओं को जांचना और बदलना। समझना कि पैसा न अच्छा है न बुरा, ये सिर्फ एक टूल है, एक साधन है। एक टूल? हाँ, ये जिसके हाथ में होता है उसकी अच्छाई या बुराई को बढ़ा देता है। अच्छे इंसान के हाथ में अच्छाई फैलाएगा, स्वार्थी के हाथ में स्वार्थ। तो वित्तीय महारत के लिए कुछ कदम हैं। पहला, वित्तीय रूप से स्वतंत्र होने का पक्का फैसला लेना। दूसरा, अपनी सोच और भावनाओं को बदलना। पैसे को लेकर अपराध बोध या डर की जगह कृतज्ञता और अवसर की भावना लाना। तीसरा, सीखना कि पैसा काम कैसे करता है। कमाना, बचाना और सबसे जरूरी निवेश करना, पैसे को गुणा करना सीखना। ये सीखना जरूरी है। हाँ। और चौथा, सोच समझकर खर्च करना, अपने साधनों के अंदर रहना। वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब शायद सिर्फ करोड़पति बनना नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है एक ऐसी स्थिरता और नियंत्रण पाना जहां आपके जीवन के जरूरी फैसले पैसे की कमी की वजह से सीमित ना हो, जहां आप चिंता मुक्त होकर अपने लक्ष्यों पर ध्यान दे सकें। ये बात सही है। पैसे को नजरअंदाज करना शायद अपने व्यक्तिगत विकास को अधूरा छोड़ने जैसा है। बिल्कुल, ये जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसे मैनेज करना सीखना जरूरी है। ये सारे सिद्धांत, मान्यताएं, मानक, भावनाएं, फैसले, एक्शन, पहचान, सवाल, कंडीशनिंग, फिनेंस, ये सब आपस में जोड़े हुए हैं। हाँ, ये एक पूरा सिस्टम है अपने अंदर की शक्ति को जगाने और जीवन को बेहतर बनाने का। और एक बात जो स्रोत में बार बार कही गई है, वो है इन सिद्धांतों को सिर्फ जानना नहीं बल्कि इन्हें लगातार दोहराना
और मनन करना, दोहराना। हाँ, जैसे इस तरह की जानकारी को बार बार सुनना, शायद यात्रा करते समय या कोई और काम करते हुए। इससे ये विचार धीरे धीरे हमारे अवचेतन मन का हिस्सा बन जाते हैं। ये सिर्फ जानकारी नहीं रहते, हमारी सोच का तरीका बन जाते हैं। निरंतर सुदृढ़ीकरण, कंटिन्यूअस रीएनफोर्समेंट, बिल्कुल, यही बदलाव को स्थायी बनाता है। लर्निंग इज द फर्स्ट स्टेप, बट रीइंफोर्समेंट मेक्स इट लास्ट। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें, टोनी रॉबिन्स का जो मुख्य संदेश है वो यही लगता है कि हमारे अंदर जो दानव है, जो शक्ति है, वो कमजोर नहीं है, वो बस सोई हुई है क्योंकि हमने उसे जगाने के लिए पुकारा नहीं है। बिल्कुल सही कहा। द जायंट विद इन यू इज asleep because you have not called it out yet। और ये बदलाव किसी एक बड़े चमत्कार से नहीं आता, ये रोज के छोटे छोटे मगर सचेत कॉन्शियस फैसलों से आता है। अपनी मान्यताओं को चुनौती देने से, अपने मूल्यों और नियमों को समझने और डिजाइन करने से, अपनी पहचान को नया रूप देने से, बेहतर सवाल पूछने से और अपनी आदतों को NLP जैसी तकनीकों से बदलने से। और सबसे बड़ी बात जो मुझे समझ आई वो ये है कि ये शक्ति कहीं बाहर से नहीं लानी है, वो पहले से ही हमारे अंदर मौजूद है। यू ऑलरेडी हैव द पावर। हाँ, सीमाएं वो नहीं है जो दुनिया हम पर लगाती है, सीमाएं वो हैं जिन्हें हम खुद अपने मन में स्वीकार कर लेते हैं। बिल्कुल, the only limit is the one you accept। और इसी विचार के साथ शायद श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ सकते हैं। हाँ जरूर। जरा सोचिए, अगर आज, सिर्फ आज, आप अपनी किसी एक सीमित करने वाली मान्यता को चुनौती देने का फैसला करें, या हर रोज सुबह खुद से सिर्फ एक ताकत देने वाला सवाल पूछने की आदत डाल लें, तो अगले कुछ महीनों या सालों में आपकी जिंदगी की दिशा कैसे बदल सकती है। वो कौन सा एक छोटा सा कदम हो सकता है जो आज आप उठा सकते हैं उस भीतर की अपार शक्ति को जगाने की शुरुआत करने के लिए। वाह, ये सचमुच सोचने वाली बात है। तो अपने भीतर के उस दानव को जगाइए, उसे पहचानिए और फिर उसे पूरी तरह से जिए, क्योंकि हर किसी की कहानी में एक प्रेरणा छिपी होती है जो दूसरों को भी जगा सकती है। दोस्तों, आपने अभी सुनी टोनी रॉबिन्स की किताब अवेकन द जायंट विद इन की ये शानदार ऑडियो बुक समरी। आशा है कि इन विचारों ने आपके भीतर भी उस सोए हुए जायंट को जगाने की प्रेरणा दी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, और सबसे जरूरी, हमारे चैनल एनलाइटनिंग ऑडियो बुक को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहां हर किताब सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी बदलने का एक नया रास्ता है। हर ऑडियो बुक आपको कहीं भी कभी भी सुनने की सुविधा देती है, बस में, मेट्रो में, मॉर्निंग वॉक पर या बेड टाइम पर। यानी सीखना अब सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, बल्कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन सकता है। मैं हूं संदीप सरोहा और मेरा मिशन है कि इन ऑडियो बुक्स के जरिए आपकी सोच को और भी मजबूत बनाया जाए, ताकि आप अपनी जिंदगी के हर फील्ड में नई ऊंचाइयां छू सकें। तो दोस्तों, एनलाइटनिंग ऑडियो बुक के साथ जुड़े रहिए, जहां हर किताब आपके जीवन को और भी रोशन करती है। कीप लिसनिंग, कीप ग्रोइंग।